अगर आजादी के समय नेताजी जीवित होते तो देश के टुकड़े नहीं होते। वो देश का बंटवारा स्वीकार नहीं करते। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था कि मैं सिर्फ एक नेता को स्वीकार कर सकता हूं और वह सुभाष चंद्र बोस हैं। 17 जून 2023 को एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यह बयान दिया था। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ ने भी सुभाष चंद्र बोस को अखंड भारत का पहला प्रधानमंत्री बताया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस कहते हैं, अगर आजादी के समय नेताजी होते तो वे ही भारत के प्रधानमंत्री होते। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना केवल नेताजी पर ही भरोसा करते थे। जिन्ना को नेताजी पीएम के रूप में स्वीकार्य थे। अगर नेताजी होते तो भारत का बंटवारा भी नहीं होता। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ। सुभाष के पिता जानकीनाथ बोस नामी वकील थे। उनका शुरुआती जीवन ओडिशा के कटक में बीता। उनके 9 भाई बहन थे। सुभाष शुरुआती दिनों से ही होशियार छात्र थे, इसलिए कटक से कलकत्ता आकर मशहूर प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस के पोते और इतिहासकार प्रोफेसर सुगत बोस अपनी किताब हिज मैजेस्टीज ओपोनेंट सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियाज स्ट्रगल अगेंस्ट अंपायर्स में उनके कॉलेज के दिनों का एक किस्सा लिखते हैं। 10 जनवरी 1916 की बात है। सुभाष लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे थे। इसी दौरान हल्ला हुआ। कुछ क्लासमेट उनके पास आए और बताया कि इतिहास के प्रोफेसर एडवर्ड हॉरल ओर्टेन ने कुछ स्टूडेंट से हाथापाई की है। सुभाष उस समय अपनी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थे। सुगत बोस लिखते हैं, प्रोफेसर ओटेल का पिछला रिकॉर्ड भारतीयों की निंदा और आलोचना करने वाला था। सुभाष ये मामला प्रिंसिपल हेनरी के सामने लेकर गए। सुभाष चाहते थे कि प्रोफेसर ओटेल स्टूडेंट से माफी मांग ले। प्रोफेसर ओटेल भी अड़े थे। सुभाष ने छात्रों को साथ लेकर हड़ताल शुरू कर दी। नाराज प्रिंसिपल ने हड़ताली स्टूडेंट पर 5 रुपए का जुर्माना लगा दिया। बड़ी मुश्किल से मामला ठंडा पड़ा। सुगत बोस लिखते हैं, करीब महीने भर बाद 15 फरवरी को प्रोफेसर ओटेल ने कुछ स्टूडेंट से फिर बदतमीजी की। अपमान का बदला लेने के लिए कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज की सीढ़ियों से उतर रहे प्रोफेसर ओटेल को पीटकर भाग गए। मामले की जांच हुई तो सुभाष को मुख्य अभियुक्त माना गया। चश्मदीद चपरासी ने सुभाष की पहचान भी कर ली। इसके बाद प्रिंसिपल ने उन्हें कॉलेज से बर्खास्त कर दिया। बाद में परिजनों ने जब नेताजी से पूछा, क्या आपने प्रोफेसर को पीटा था, तो कुछ कहने की बजाय वो सिर्फ मुस्कुरा दिए। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता के ही स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्हें बीए की परीक्षा में विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। सुभाष चंद्र बोस बाद में लंदन चले गए। यहां आईसीएस की परीक्षा में उन्हें अध्यक्ष बनाने का विचार गांधी का था। नेहरू के अध्यक्ष बनने पर विरोध के हल्के स्वर भी उठने लगे। दिसंबर 1936 में नेहरू को दोबारा पार्टी अध्यक्ष चुनने का प्रस्ताव आया तो सरदार पटेल ने खुलकर विरोध किया। पटेल ने नेहरू के अध्यक्ष बनने पर पार्टी तक छोड़ने की बात कह दी। इसके बाद 1937 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सुभाष चंद्र बोस का नाम सुझाया। 23 जनवरी 1938 को अपने 41वें जन्मदिन पर नेताजी विदेश से लौटे थे। लौटते ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले नेताजी ने अपना अध्यक्षीय भाषण तैयार किया। कांग्रेस का 51वां राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात के सूरत जिले में के हरिपुरा में हुआ था। 19 से 22 फरवरी 1938 तक हुए इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। जब गांधी जी ने कहा, यह सुभाष की जीत नहीं मेरी हार है, मनमुटाव की शुरुआत बंगाल से हुई।
दिसंबर 1938 में सुभाष चंद्र बोस बंगाल के कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। पहले गांधी सहमत थे, बाद में बदल गए। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का फिर चुनाव होना था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारका प्रसाद मिश्र अपनी किताब लिविंग इन एरा में जेबी कृपलानी के हवाले से लिखते हैं कि सुभाष बाबू दूसरी बार अध्यक्ष होना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने साफ कह दिया था कि वे सहायक नहीं होंगे। गुजरात के बारडोली में हुई बैठक में नए अध्यक्ष के नाम पर विचार किया गया। सुभाष उनमें नहीं शामिल हुए। गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष बने। उनके निवेदन के बावजूद नेहरू, पटेल और अबुल कलाम ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। आखिरकार आंध्र प्रदेश के पटाभी सीतारामैया गांधी के कहने पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। अब चुनावी मैदान में सुभाष बाबू और सीतारामैया थे। 29 जनवरी 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव हुआ तो सुभाष चंद्र बोस को 1580 और पटाभी सीतारामन को 1373 वोट मिले। नेताजी 203 वोटों से जीत गए। द्वारका प्रसाद मिश्र अपनी किताब लिविंग इन एरा में लिखते हैं, सुभाष बाबू ने मुझे फोन करके समर्थन मांगा था। मैंने कहा था कि माफ कीजिएगा, मैं गांधी जी के खिलाफ नहीं जा पाऊंगा। बाद में पता चला कि मध्य भारत के ज्यादातर वोट सुभाष बाबू को मिले थे, यानी सुभाष ने पॉपुलरिटी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी हरा दिया था। चुनाव के बाद गांधी ने एक बयान जारी किया, मैंने सीतारामैया को अपना नाम वापस लेने नहीं दिया था, इस कारण वह उनकी कम, मेरी हार ज्यादा है। 52 हाथियों ने की नेताजी की अगवानी। नेहरू से हुई धक्का मुक्की सम्मेलन 52वां था, इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्वागत के लिए 52 हाथियों को तैयार करके जुल्म के जुलूस के रूप में जबलपुर से त्रिपुरी ले जाने की योजना थी। 5 मार्च को नेताजी जबलपुर पहुंचे। दुर्भाग्य से नेताजी बीमार थे, उन्हें 105 डिग्री बुखार था। वे हाथी पर सवार नहीं हो सके, अलबत्ता स्ट्रेचर पर लेटकर जबलपुर पहुंचे थे। बाद में उन हाथियों पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर रखकर 15 किलोमीटर जुलूस निकाला गया। अगले दिन नेहरू भी इस सम्मेलन में पहुंचे थे। द्वारका प्रसाद मिश्र लिखते हैं, 10 मार्च 1939 को त्रिपुरी अधिवेशन को अध्यक्ष के तौर पर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित करना शुरू किया। इसे सुनने के लिए 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। जिसे जहां जगह मिली वो वहीं सेट हो गया था। नर्मदा नदी के घाटों पर भी जगह नहीं मिल रही थी। सुभाष बाबू डॉक्टरों से घिरे हुए थे और कुर्सी पर बैठकर बैठक में शामिल हुए। त्रिपुरी में गांधीवादियों के सामने समस्या ये थी कि दुनिया को कैसे समझाए कि भले ही सुभाष बाबू जीत गए हो, लेकिन आज भी महात्मा गांधी ही कांग्रेस के सर्वोच्च नेता है। नेताजी ने मंच से अंग्रेजों को 6 महीने का अल्टीमेटम दिया कि वो भारत छोड़ दें। सुभाष ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं, यही सही समय है कि अंग्रेजों से आर पार की बात की जाए। डॉक्टर राणा बताते हैं, सुभाष बाबू के इतना कहते ही विवाद की स्थिति बन गई। नेहरू और कांग्रेस के दूसरे प्रतिनिधियों ने नेताजी से कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आपने ये बोलने से पहले गांधी जी से बात की? अगर नहीं की तो इस पर गांधी जी से बात करना चाहिए। इस पर नेताजी ने कहा, मैं चुनाव जीता हूं, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, मुझे बोलने और निर्णय लेने का अधिकार है, मुझे बोलने दीजिए। सुभाष से बदतमीजी होती देख वहां मौजूदा युवाओं ने शोर शराबा शुरू कर दिया। डॉक्टर राणा के मुताबिक कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि कुछ युवाओं ने नेहरू से धक्का मुक्की भी की थी, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। मामला शांत हुआ और नेताजी ने फिर भाषण देना शुरू किया। भाषण पढ़ने के बाद बुखार से तप रहे नेताजी वहीं गिर पड़े और बेहोश हो गए। नेताजी का बचा हुआ भाषण उनके भाई शरत चंद्र बोस ने पढ़ा। नेहरू और कांग्रेस वर्किंग कमेटी लोगों ने नेताजी से कहा कि आपको वही काम करना पड़ेगा
जो गांधी जी चाहते हैं। इस पर नेताजी ने कहा, जब अध्यक्ष मैं हूं तो मैं उनकी क्यों सुनूं। त्रिपुरी सम्मेलन में पैदा हुई कड़वाहट को दूर करने के लिए कलकत्ता में अप्रैल के आखिरी सप्ताह में कांग्रेस बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस कार्यकारिणी ने नेताजी के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद शालीनता से नेताजी ने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अपना रास्ता बदल लिया। नेताजी ने 5 दिन बाद 3 मई 1939 को अपने राजनीतिक दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। जब मुस्लिम एजेंट बनकर अंग्रेजों की कैद से भागे बोस 7 सितंबर 1940 शाम 4 बजे का वक्त हिटलर के 965 जर्मन विमानों ने लंदन पर बम बरसाने शुरू कर दिए। इधर कलकत्ता की प्रेजेंटी जेल सुभाष चंद्र बोस कैद थे। उन्हें 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 29 नवंबर को बोस ने जेल में भूख हड़ताल शुरू की। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बंगाल के गवर्नर जॉन हर्बर्ट को लगा कि अब सुभाष को उनके घर भेज देना चाहिए, जब ठीक हो जाए तो फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ताकि उन पर यह आरोप न लगे कि अंग्रेज सरकार की हिरासत में सुभाष की मौत हो गई। 5 दिसंबर को हर्बर्ट ने बोस को उनके घर भेज दिया। पता कलकत्ता का एल्गिन रोड, मकान नंबर 38-2, जहां 14 जासूस दिन रात निगरानी कर रहे थे। उसी दिन दोपहर में सुभाष ने अपने भतीजे शशिर को बुलाया। उन्होंने शशिर से पूछा, मेरे लिए एक काम करोगे? शशिर सुभाष का इरादा भांप गए कि वे जेल से भागना चाहते हैं। इसके बाद नई रणनीति बनी। शशिर बाजार गए और कुछ विजिटिंग कार्ड छपवाए। उन कार्ड्स पर लिखा, मोहम्मद जियाउद्दीन BA LLB, ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर द एम्पायर ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्थायी पता सिविल लाइंस जबलपुर। शशिर ने अपनी किताब द ग्रेट एस्केप में इस बात का जिक्र किया है। करीब 1.5 महीने बाद तारीख 16-17 जनवरी 1941 वक्त रात करीब 1:30 सुभाष ने मुस्लिम का रूप धरा और अपने भतीजे के साथ एक जर्मन बवंडर कार में सवार हो गए। अगले दिन सुबह दोनों वहां से करीब 275 किलोमीटर दूर धनबाद पहुंचे। दिन भर यहां छुपे रहे और रात होने का इंतजार किया। जैसे ही शाम ढली सुभाष गोमो के लिए निकल पड़े। घंटे भर में गोमो पहुंच गए। उसके बाद यहां से उन्होंने दिल्ली की ट्रेन पकड़ी। वहां से वे पेशावर गए। वहां उन्होंने एक गूंगे बहरे पठान का रूप धर लिया, क्योंकि वे वहां की स्थानीय भाषा पोस्तो नहीं जानते थे। इसके बाद पेशावर से 31 जनवरी 1941 की सुबह वे काबुल पहुंचे। यहां जर्मनी और इटली के दूतावास के जरिए समंदर होते हुए नेताजी पहले मॉस्को और फिर जर्मनी पहुंचे। हिटलर से मिले बोस फिल्मी तरीके से जापान पहुंचे। 29 मई 1942 को नेताजी ने जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से आजादी की लड़ाई में सहयोग मांगा। सुगत बोस लिखते हैं कि हिटलर ने नेताजी का सुझाव दिया कि उन्हें जापान जाना चाहिए। इसके लिए हिटलर ने जर्मन पनडुब्बी U-180 का भी इंतजाम करवाया। हिटलर ने खुद नेताजी के जापान जाने का रूट मैप है जो तैयार किया। हिटलर के प्लान के अनुसार यात्रा 6 सप्ताह में पूरी होनी थी, लेकिन नेताजी 3 महीने बाद जापान पहुंचे। उन्हें पहले जर्मन पनडुब्बी से पूर्वी अफ्रीका के करीब मेडागास्कर ने समुद्र तक लाया गया। वहां बीच समुद्र में खतरनाक तरीके से उन्हें जापानी पनडुब्बी में ट्रांसफर किया गया। एक बार पनडुब्बी में नेताजी और उनके पर्सनल हेल्प ओबिद को खाने में बीफ और उबली ब्रेड परोसी गई। बीफ देखकर ही आबिद को उबकाई आ गई। उसने तुरंत दोनों प्लेट हटाई, तेजी से स्टोर रूम में पहुंचा। वहां देखा कि एक जगह चावल रखा है। आबिद ने खिचड़ी बनाई और नेताजी को परोसी। पनडुब्बी में ज्यादातर समय नेताजी ने खिचड़ी और ड्राई फ्रूट्स खाकर काम चलाया था।
नेताजी जापान पहुंचे और वहां से हवाई जहाज से सिंगापुर पहुंचे। वहां आजाद हिंद फौज बनाने वाले रास बिहारी बोस नेताजी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में आयोजित एक ऐतिहासिक समारोह में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। नेताजी आजाद हिंद बोस के कमांडर बन गए। सुगत बोस लिखते हैं कि अगले दिन 5 जुलाई को 10:30 बजे वर्दी में परेड हुई। उस समय आईएनए के 12,000 सैनिक मौजूद थे। नेताजी भी सैन्य वर्दी में थे। नेताजी ने कहा, आजाद हिंद फौज ने युद्ध की घोषणा कर दी है। गुलाम लोगों के लिए चलो दिल्ली। सैनिकों में सुख दुख धूप छांव हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें भूख प्यास अभाव और मौत के अलावा कुछ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप मेरा अनुसरण करोगे तो मैं आपको आजादी और जीत की ओर ले जाऊंगा। नेताजी रिसर्च ब्यूरो की द ओरेकल मैगजीन के जनवरी 2022 के अंक में नेताजी के बारे में लिखा है कि कैसे उन्हें सेना में जातिवाद और धर्म की दीवार को ढहा दिया था। नेताजी चाहते थे आईएनए में हिंदू मुस्लिम और सिख सैनिक अलग अलग मेस में नहीं एक साथ खाना खाए। बोस ने सैनिकों से कहा कि यदि एकता के साथ आपने धर्म का सहारा लिया तो हम वापस बांट दिए जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। इसके बाद नेताजी ने दुनिया के विभिन्न देशों से आईएनए के लिए कर्ज लिया ताकि आजादी की लड़ाई लड़ी जा सके। उन्होंने कर्ज लेते वक्त जापान सहित कई देशों से वादा किया था कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो वो सारा कर्ज चुका देंगे। लोगों में आजादी का दीप जलाने के लिए नेताजी ने फॉरवर्ड नाम से मैगजीन शुरू की, आजाद हिंद रेडियो शुरू किया। बोस ने अंडमान को आजाद घोषित कर तिरंगा फहरा। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। 23 मार्च 1942 को दक्षिणी अंडमान में जापानी सेना उतरी। 3 से 4 घंटों में इस क्षेत्र पर पूरा कब्जा कर लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान से साझेदारी की। 29 दिसंबर 1943 को जापान ने यह द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद जो सरकार थी उसको सौंप दिया। 29 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर की हवाई पट्टी पर जापानी सेना का एक विमान उतरा। विमान से आजाद हिंद सरकार के राष्ट्र प्रमुख और प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस, सेक्रेटरी विद मिनिस्टर रैंक आनंद मोहन शाह, एडीसी कैप्टन रावत और बोस के डॉक्टर कर्नल डीएस राजू उतरे। अगले दिन 30 दिसंबर को बोस ने पोर्ट ब्लेयर के जिमखाना ग्राउंड में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह पहली बार था जब अंग्रेजों से छीनी हुई भारतीय भूमि पर किसी भारतीय ने प्रधानमंत्री के रूप में झंडा फहराया। एक रहस्यमयी हादसे में बोस का निधन, नेहरू बने। उसके बाद आपको बताते हैं आजाद भारत के पहले पीएम 18 अगस्त 1945 की बात है। दूसरा विश्व युद्ध हार चुका था। अंग्रेजी हुकूमत नेताजी के पीछे पड़ी थी। इसे देखते हुए उन्होंने रूस से मदद मांगने का मन बनाया। 18 अगस्त 1945 को उन्होंने मंचूरिया की तरफ उड़ान भरी। 5 दिन बाद 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने एक खबर दी कि एक KI-21 बम्पर प्लेन ताई होकू एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया। इसमें सवार सुभाष चंद्र बोस पूरी तरह से जल गए और अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। सुभाष चंद्र बोस के निधन पर दुनिया भर की 10 से ज्यादा कमेटियों ने जांच की। आजाद भारत की सरकार ने 3 बार इस घटना की जांच के आदेश दिए। पहले दोनों बार प्लेन क्रैश को हादसे का कारण बताया गया। तीसरी जांच में कहा गया कि 1945 में कोई प्लेन क्रैश घटना ही नहीं हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। चंद्र बोस ने बताया, जब देश आजाद हुआ और पीएम पद की खींचातान मची थी तब मेरे पिता अमरनाथ बोस गांधी जी से मिलने पूना गए। आमतौर पर गांधी जी के साथ हमेशा मैं कोई रहता था।
उस दिन वे अकेले थे। मेरे पिता ने पूछा कि बापू आप अकेले क्यों बैठे हैं? गांधी जी ने कहा कि हमें सब देश का बंटवारा चाहते हैं। यह बोलकर बापू चुप हो गए। जब मेरे पिता वापस आने लगे तो गांधी जी ने कहा, आज मैं तुम्हारे अंकल सुभाष चंद्र बोस को मिस कर रहा हूं। अगर वो आज होते तो ये हालात नहीं होते। आपको स्टोरी कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट और हमारे पेज को फॉलो जरूर कर ले।